नमस्कार, आप सभी को पुनः स्वागत। हमारे कोर्स एनिमल हस्बेंड्री ए टेक्निकल अप्रोच यानी पशुपालन एक तकनीक दृष्टिकोण, इसी में आज हम पढ़ेंगे जो हम 10वीं सप्ताह में पहुंच चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी कृत्रिम गर्भाधान के मूल सिद्धांत, जिसमें से ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। अभी जो दूसरी चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं कि कृत्रिम गर्भाधान के लिए क्या क्या हमें सामान की जरूरत है, तो क्या क्या सामान हम यूज कर सकते हैं। उसके लिए हम कुछ 5 या 6 सेक्शन में हम डिवाइड किए हैं। जैसे उसमें कि ये सामान की जरूरत क्या है, उसमें कैसे रख रखाव करें, लगभग ऐसे उसका क्लीनिंग कैसे करें, स्टेरिलाइजेशन कैसे करें, और एआई किट जो होती है उसको हम कैसे प्रॉपर्ली मेंटेन करें ना। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कृत्रिम गर्भाधान होता क्या है। कृत्रिम गर्भाधान होता है ऐसे है, सीमेन इज कलेक्टेड फ्रॉम द मेल, प्रोसेस्ड, स्टोर्ड एंड आर्टिफिशियली डिपोजिटेड इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। सांड से जो बोल होते हैं, सांड से हम उत्कृष्ट क्वालिटी का जो है सीमेन लेके, वीर्य लेके, उसको हम बहुत सारे टेस्ट करते हैं ताकि वो मतलब इनडेफिनेट टाइम तक, सालों तक लिक्विड नाइट्रोजन जिसके टेम्परेचर -196 होता है, तो वहां हम भंडारण कर सकते हैं। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जिसमें क्या होता है कि हमारा दूध प्रोडक्शन और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, नस्ल बदलने के लिए, तो ये बहुत ही फायदेमंद होती है। सो इट इज ट्रेमेंडस इंप्रूवमेंट इन द मिल्क क्वालिटी, जो हम बोलते हैं व्हाइट रिवॉल्यूशन, जो मिल्क लेके जो हुआ है, तो ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या कृत्रिम गर्भाधान के चलते हुए हुआ है। तो चलिए हम जानते हैं क्या क्या जो सामान की हमें जरूरत होती है। अभी कृत्रिम गर्भाधान के लिए बहुत सारा मतलब सोफिस्टिकेटेड बहुत सारा इक्विपमेंट नहीं चाहिए। जो प्रिंसिपल जो प्राइमरी जो चीज है, फर्स्ट वन जो होता है कि आपके पास एक प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग होना चाहिए या फिर एप्रॉन होना चाहिए, सैनिटाइजर होना चाहिए, ठीक है, कॉटन चाहिए, टिश्यू पेपर चाहिए। ये सब पर्सनल हाइजीन के लिए बहुत ही एसेंशियल है। उसके अलावा जैसे कि लिक्विड नाइट्रोजन और सीमेन स्टॉक रखने के लिए हमें लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर की जरूरत है, कंटेनर की आवश्यकता है, और फुल हैंड ग्लोव्स भी चाहिए। जैसे कि पूरा यहां तक हम फुल हैंड ग्लोव्स पहनते हैं। सर्जिकल ग्लोव्स क्या होता है, अप टू दिस मच लेंथ होता है, लेकिन हम जो रेक्टम में हाथ डालेंगे कृत्रिम गर्भाधान के लिए, तो हमारा हाथ एल्बो लेंथ से ऊपर तक आ सकती है, तो इसीलिए हमें फुल लेंथ स्लीव्स चाहिए। उसके बाद एआई गन, जो कृत्रिम गर्भाधान के लिए जो हम गन यूज करते हैं वो चाहिए, और एआई शीट भी हम कृत्रिम गर्भाधान जो प्लास्टिक शीट होती है वो सिंगल होता है और स्टेरिलाइज होता है, उसका भी जरूरत हमें पड़ सकती है। और थ्रोइंग यूनिट क्या है हम बाद में देखेंगे। थ्रोइंग यूनिट कैसा होता है, जैसे -196 से हमारा जो वीर्य का स्ट्रो रहता है, तो हमें तो लाना है 37 डिग्री में, तो तुरंत तो हम लाएंगे तो सारा जो उसके अंदर जो वीर्य होता है सारा वो मर जाएंगे। तो उसको एक सही तरीका से कैसे लाया जाए, तो उसका जरूरत है थ्रोइंग यूनिट। उसके बाद जैसे थ्रोइंग हो गया, थ्रोइंग होने के बाद क्या होता है, जो स्ट्रॉ हम काटते हैं तो उसको हम कहते हैं स्ट्रॉ कटर की उसमें जरूरत है। और ट्वीजर क्या है, स्ट्रॉ को हम निकालते हैं जो लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर से। तो चलिए हम एक एक करके सारा इक्विपमेंट्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करते चलेंगे। बोवाइन इंसेमिनेशन ग्लोव्स, ये जो देखिए इसको पूरा हम कहते हैं बोवाइन इंसेमिनेशन ग्लोव्स। इसमें क्या है, बहुत तरीके से आता है, बहुत टाइप्स के अभी इंसेमिनेशन ग्लोव्स या जो आती है स्लीव्स आती है। ये जो हम यहाँ फोटो दिखाई, जो दोनों एज है, ये बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि ये अल्ट्रा सेंसिटिव ग्लोव्स है। मान लीजिए आप प्रेगनेंसी चेक कर रहे हैं, गाभिन गाय है कि नहीं चेक कर रहे हैं, रेक्टम में हाथ डाल के करेंगे, अगर ये जो एजेस अगर शार्प है, सही से वो अपोजिशन नहीं हुआ है, सही से नहीं है, अगर शार्प ऐसे ऐसे उबड़ खाबड़ जैसे शार्प है, तो वो जो रेक्टम म्यूकस में को वो इरिटेशन करेगा और ब्लीडिंग होने का चांसेस है। इसीलिए ये अल्ट्रा सेंसिटिव ग्लोव्स यूज करना बहुत एसेंशियल है। इसमें क्या होता है, जानवर को इरिटेशन नहीं होता है। तो इरिटेशन होने से क्या होगा, मान लीजिए इरिटेशन हुआ, ब्लीडिंग होगा, ब्लीडिंग होने से जानवर एक तो अनकंफर्ट फील करेगी तो लात मारेगी, और सेकेंड चीज उसमें ब्लीडिंग होने से बाद वो इन्फेक्शन भी, गोबर से इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। तो ये सब चीज को रोकने के लिए तो वो अल्ट्रा सेंसिटिव ग्लोव्स
इस्तेमाल करना बहुत आवश्यकता है। और आजकल एक टाइप आ रहा है जैसे इको फ्रेंडली ग्लोव्स। इको फ्रेंडली ग्लोव्स क्या होता है, मान लीजिए बायोडिग्रेडेबल वो ग्लोव्स है, आप ग्लोव्स यूज करो, जैसे ये प्लास्टिक ग्लोव्स है, आप यूज करने के बाद जैसे फेंकते हैं, तो इसको हम कहते हैं ये इको फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि वो मिट्टी में जल्दी नहीं मिलता है, तो उसके चलते नेचर को हानि हो सकती है। तो इसलिए आजकल कुछ कुछ इको फ्रेंडली ग्लोव्स भी आने लगी है, लेकिन वो थोड़ा कॉस्टली होता है। पर हाँ, ध्यान रहे जो भी ग्लोव्स आप यूज कर रहे हैं वो थोड़ा स्टैंडर्ड होना चाहिए। अगर आप करेक्टली कर रहे हो, रेक्टम में चेक कर रहे हो, बहुत बार क्या होता है ना, अगर सस्ता ग्लोव्स हो वो फट जाता है ग्लोव्स अंदर, तो उसमें क्या होता है, तो सॉइलिंग होता है। तो अगर कोई इन्फेक्शन हो गाय से, कुछ जैसे कि हम जूनोटिक डिजीज जो कहते हैं, जानवर से इंसान जो आता है या इंसान से जानवर जाता है, तो वो रोग फैलने का चांसेस रहता है। तो वो सब चीज को मतलब जीरो करने के लिए हम ग्लोव्स यूज करते हैं। और इसका फायदा ये है कि प्रिवेंट जूनोटिक डिजीज लाइक ब्रुसेलोसिस। बहुत सारा पहले जो नहीं होता, पहले जमाने क्या होता था कि फुल स्लीव्स नहीं मिलता था, लोग ऐसे ही बेयर हैंड में वो इंसेमिनेशन करते थे, एग्जामिनेशन करते थे। उस टाइम क्या होता था, जो ब्रुसेला एक बहुत खतरनाक बीमारी जो है जानवर से इंसान को आता था, वो सब ब्रुसेला इन्फेक्टेड होते थे। तो अभी ये ग्लोव्स आने के बाद, ये फुल हैंड स्लीव आने के बाद उसका भी मात्रा कम हुआ है। अगले जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो मटेरियल चीजें चाहिए हमें, वो है जो पर्सनल हाइजीन मटेरियल। जैसे ये एक हो गया, स्लीव हो गया, पूरा फुल बॉडी गार्ड, जैसे पूरा यहाँ से नेक से लेकर टो तक वो कवर करता है। सो दैट जैसे कि कोई गोबर गिरता है ये, तो आपके शर्ट में तो या कहीं बॉडी में आपके पास नहीं आएगा। तो ये एप्रोन पहनना बहुत एसेंशियल इसलिए फॉर पर्सनल हाइजीन। सेम थिंग, आपके पास एक हैंड सैनिटाइजर होना चाहिए, टॉवल भी चाहिए। तो टिश्यू किस लिए हम यूज करते हैं, टिश्यू या कॉटन हम इसलिए यूज करते हैं, कोई भी जैसे जानवर आती है तो हम उसका जो वल्बल रीजन है, अगर गोबर लगा हुआ है, वो साफ करना बहुत एसेंशियल है। क्यों, अगर साफ नहीं किए, मान लीजिए आप इंसेमिनेशन गन इंसर्ट, सपोज ये हो गया आपका वल्बा हो गया, सपोज आप इंसेमिनेशन गन सपोज इंसर्ट कर रहे हैं, गोबर लगा हुआ है और गोबर चला गया अगर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, तो ये इंफेक्शन स्प्रेड करता है। तो उसको रोकने के लिए तो आप पहले टिश्यू पेपर या कॉटन से वो पूरा गोबर साफ कर दीजिए, उसके बाद जाके आप इंसेमिनेशन गन इंसर्ट कीजिए, वो प्रॉपर तरीका होता है। नाउ लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट की क्या जरूरत है, ये बहुत ही एसेंशियल है, बहुत जरूरत है। मान लीजिए आप परेक्टल एग्जाम करने गए हो, ठीक है, उसमें क्या होता है, परेक्टल एग्जाम कर रहे हो बिना लुब्रिकेशन में, तो वो बहुत डिस्कम्फर्ट होता है, और एनिमल का रेक्टल म्यूकस मेम्ब्रेन जो होता है तो ये टूटता है, तो उसमें से ब्लीडिंग होने का बहुत चांस होता है, और एनिमल को डिस्कम्फर्ट फील होता है। वो सब को रोकने के लिए हम लुब्रिकेंट यूज करते हैं। ये तो एक रिप्रोजेल एक है, हम जैसे पूरा रेडीमेड लिए हैं। इसके अलावा लोग पैराफिन जेली भी यूज करते हैं, पैराफिन जेली, पैराफिन जेल हम लोग यूज करते हैं। उसके अलावा पैराफिन जेली के बाद भी फील्ड कंडीशन में क्या होता है, लोग कोकोनट ऑयल भी यूज करते हैं। बट ध्यान रहे, जैसे कोई भी ऑयल जैसे हम यूज करते हैं तो वो नॉन इरिटेटिंग होना चाहिए। जैसे कोई लोग मस्टर्ड ऑयल अगर यूज करते हैं, तो मस्टर्ड ऑयल क्या करता है, वो बहुत जो म्यूकस में बहुत इरिटेशन करता है, तो उसमें जलन जैसा महसूस होगा जानवर को, तो वो यूज ना करे। तो बेटर है कि रिप्रोजेल या कोई जो मैन्युफैक्चर होता है, या फिर पैराफिन जो है मोस्ट वो इकोनॉमिकल है, आप उसको भी यूज कर सकते हो। नाउ बोवाइन एआई शीट, तो एआई शीट क्या है, जैसे कि गन हो गया, गन के ऊपर हम एआई स्ट्रॉ लोड करते हैं, उसको कवर करने के लिए हम एक उसको जो शीट यूज करते हैं वो कहते हैं एआई शीट या इंसेमिनेशन शीट। आप इसमें देख सकते हो ये एक पूरा बंडल है, और बंडल के बाद ऐसे सिंगल सिंगल रहता है, इंसेमिनेशन स्ट्रॉ रहता है, उसमें ये पूरा स्टेरिलाइज सिंगल पैक होके रहता है, रेडी टू यूज। आप एक लाइए, यूज इस्तेमाल कीजिए और उसको डिस्कार्ड कर दीजिए, मतलब फेंक दीजिए। ये रिपीटेड यूज हम लोग नहीं करते हैं और करना भी नहीं चाहिए। इसमें दो एंड होता है, ये जो टिप एंड है ये पूरा एक गन के टिप में रहता है, और ये बेस पे रहता है, ये जो प्लास्टिक शीट है। जैसे ही आप इंसेमिनेशन करेंगे, ये जो प्लास्टिक शीट जो दिख रहा है वो ऊपर जाते जाते यहाँ आ जाएगा इंसेमिनेशन के बाद, तो आप जानेंगे कि हाँ सही हुआ ऐसे, ठीक है। तो इसमें भी दो टाइप के, एक स्प्लिट टाइप और
नॉन स्प्लिट टाइप। स्प्लिट टाइप क्या है, ये जो आप देख रहे हो एंड, ये जो एंड है इधर, इसमें क्या होता है, ये स्प्लिट है इधर, टूटा हुआ ऐसे, और कुछ में क्या होता है बिना ऐसे रहता है। तो दोनों टाइप रहता है। जो स्प्लिट टाइप का है ये कॉमन यूज होता है, गन के साथ फिटिंग के लिए आसानी होता है। नाउ अनदर इंपोर्टेंट आइटम, द मोस्ट इंपोर्टेंट, एआई गन, बोवाइन इंसेमिनेशन गन। इंसेमिनेशन गन क्या है, इसी के माध्यम से, ये जो गन है इसी के माध्यम से हम सीमेंट डिपॉजिट कराते हैं। तो बहुत 3 टाइप का प्रिंसिपल मिलता है, जैसे कि ओ रिंग, जैसे ऐसे रिंग ऐसे यहाँ लगा है, ओ रिंग जैसे लगेगा, ऐसे रिंग जैसे लगता है, और एक स्पाइरल ये है, और एक यूनिवर्सल टाइप, ये जैसे कि यूनिवर्सल टाइप है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ गन्स आते हैं, तीनों तरह का है। गन का क्या होता है, 2 पार्ट रहता है। ये जैसे पूरा फुल गन है, और ये देखिए ये इससे स्टिलेट अलग किया हुआ है इससे, ये दोनों सेम है। तो ये स्टिलेट जो है, तो ये इसके अंदर रहता है, और यहाँ लगभग में इसके आसपास एक स्टेज रहता है। जैसे हम एआई स्ट्रॉ डालते हैं, वो एआई स्ट्रॉ के यहीं रुकता है, और ये जो है यहाँ जैसे मान लीजिए यहाँ आके स्ट्रॉ रहता है। जैसे आप ये प्लंजर या स्टिलेट को जैसे पुश करोगे, वो अंदर अंदर ये जो सीमेंट स्ट्रॉ होगा, इसको सीमेंट जाके बाहर करके मादा के जो यूट्रस या गर्भाशय में वो डिपोजिट करता है। तो ये है गन का प्रिंसिपल। ये सीमेंट वीर्य डालने के लिए जो फीमेल मादा के गर्भाशय में ये इस्तेमाल इसको हम करते हैं। कौन सा आजकल ये गन जो यूनिवर्सल टाइप भी 1000 से 1500 के आसपास भी आपको मार्केट में मिल जाएंगे गन को। बोवाइन एआई किट। एआई किट क्या होती है, एआई किट या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कृत्रिम गर्भ में किट मतलब वो एक ऐसे ही बक्सा टाइप का आता है, जिसमें सारा इक्विपमेंट वहां रहता है। मान लीजिए आपको एआई करना है 10 एनिमल में, तो आप हर एक आइटम ऐसे उठा के थोड़ी जाएंगे एआई करने के लिए, तो एक आइटम उठाएंगे तो आपका टाइम बहुत जाएगा। तो इसीलिए तो एक एआई किट रहता है, इसमें सारा आइटम्स रहता है। तो क्या क्या रहता है, जो मान लीजिए गन हो गया, आप सीट तो आपको लेना पड़ेगा, गन हो गया, एक स्ट्रॉ कटर हो गया, ये भी स्ट्रॉ कटर हो गया, ट्विजर हो गया, थ्रोइंग यूनिट हो गया, और स्पेकुलम हो गया, ये सब रेडीमेड रहता है। तो आपको सीधा जब भी एआई के लिए जाना है, आप एआई किट उठाइए और जाके एआई करके आ जाइए आराम से। क्योंकि जब भी आप एआई करने के लिए जाइए, तो वहां सारा चीज रेडी होना चाहिए, अप टू डेट। अगर आप इंसेमिनेशन का हाथ डाले हैं फिर देख रहे हैं कि ये नहीं है, वो नहीं है, तो उस टाइम आपको ज्यादा दुविधा होगा, और आपका एआई का सक्सेस रेट उसमें भी डिपेंड करता है। इसीलिए जो टाइम मार्जिन जो है, मान लीजिए आप थॉक कर लिए स्ट्रॉ को, आपको तुरंत इंसेमिनेशन करना है, तुरंत जाके कृत्रिम गर्भाधान की तरफ जाना है। अगर आप नहीं गए, किसी चीज रुक गए, तो वो आपका जो कंसेप्शन रेट जो सक्सेस होता है वो कम हो जाएगा। इसीलिए वो सारा को एक चीज, ये सारा जितना है एक जगह रहना बहुत मतलब आवश्यक है। ट्विजर शायद आप लोग देखे होंगे कुछ जैसे ये, उसको ट्विजर कहते हैं। ट्विजर का प्रिंसिपल क्या है, ये जो टंग का 2 प्रोब है, सीमेंट का स्ट्रॉ जो कंटेनर में रहता है उसको चिमटा में जैसे उठाने के लिए काम करता है। मान लीजिए लिक्विड नाइट्रोजन तो -196 है, तो जैसे आप उठा रहे हो Ln2 कंटेनर से, तो वहां अगर बेयर हैंड खाली हाथ से अगर उंगली में से उठा के लाओगे, तो क्या होता है, जो आपका हाथ तो ये होगा, ये फ्रॉस्ट बाइट होने का बहुत चांसेस है, क्योंकि बहुत टेम्परेचर कम है उसमें, तो ये फ्रॉस्ट बाइट होने का बहुत चांसेस है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आप ट्विजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ट्विजर का लेकिन क्या है, 2 तरीका है। मान लीजिए एक प्लास्टिक का है और एक है मेटालिक है। तो प्लास्टिक वाला ट्विजर मोस्ट कॉमनली यूज होता है, क्योंकि मेटालिक क्या होता है, मेटल कैसे गर्मियों का सीजन है, उसमें क्या होगा, आप मान लीजिए गर्म होगा ट्विजर, आप सीमेंट स्ट्रॉ उठा रहे हो, उसमें जैसे ही थोड़ा टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन, तापमान की फर्क आता है, तो वो सीमेंट स्ट्रॉ में कहीं लगा तो वो वीर्य जो अंदर होते हैं स्पर्म सेल, वो मरने का भी चांसेस रहता है। तो इसीलिए मोस्ट जो कॉमनली जो हम प्रीफर करते हैं तो प्लास्टिक ट्विजर है। ठीक है, अगर आप मेटल ट्विजर यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे थोड़ा Ln2 कंटेनर निकालते हैं, जो भाप निकलता है, उसी से थोड़ा उसको प्री कूल कर दीजिए। तो उसी हिसाब से क्या है, जो ट्विजर है वो भी मेटालिक, उसमें वो ठंडा रहेगा और आराम से आप स्ट्रॉ को उठा सकते हैं। नाउ स्ट्रॉ कटर क्या है, जैसे ही नाम है उसका काम भी वही है, स्ट्रॉ कटर। जो स्ट्रॉ है, सीमेंट स्ट्रॉ है, उसको काटने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं।
जैसे हम Ln2 कंटेनर से स्ट्रॉ लाते हैं, थॉ करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, तो एक एंड से हम स्ट्रॉ को काटते हैं। ये हमेशा ध्यान रहे, स्ट्रॉ का दो एंड होता है, एक होता है फैक्ट्री सील जहां रहता है जैसे कॉटन प्लग जैसा रहता है, और एक लैब एंड जहां वो ऐसे कोरुगेटेड होके ऐसे वो लैब एंड में सील होता है। तो स्ट्रॉ को उसी एंड से काटा जाए बाय यूजिंग स्ट्रॉ कटर, ऐसे, ठीक है ना। स्ट्रॉ कटर तो अलग अलग टाइप का आते हैं, जैसे आपके पास है अलग अलग टाइप में आते हैं। इसमें जैसे यहाँ डाल सकते हैं, इसमें यहाँ इंसर्ट करके इसको प्लंजर को पुश करो, वो स्ट्रॉ कट जाएगा। बट स्ट्रॉ को जब भी काटोगे उसका पैरेलली हमेशा काटना, ट्रांजैक्टरी बना के या फिर ऐसे नहीं काटना। उसमें क्या होता है, जब हम इंसेमिनेशन करेंगे तो उस टाइम वो सीमेन स्पिलेज होता है बाहर से, तो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जैसे इधर तो वो गनमे के अंदर ही वो सीमेन ही वेस्ट हो सकता है। तो उसको रोकने के लिए हमें पूरा पैरेलली हमें काटना है, जैसे वर्टिकली पूरा ऐसे काटना इक्वली। बहुत ज्यादा क्या होता है ऐसे फील्ड कंडीशन में क्या होती है, तो वहां आपको जैसे स्ट्रॉ कटर ऐसे कंपनी रेडीमेड आपको स्ट्रॉ कटर नहीं मिलता है, तो उस जगह आप क्या कर सकते हैं, शार्प सीजर आप यूज कर सकते हो। शार्प सीजर आपको यूज कर सकते हो। ध्यान रहे अगर सीजर यूज करते हो तो वो बहुत शार्प होता है, एक बार में काटना है जिससे पूरा कटता है। अदरवाइज जैसे अगर ऐसे दब के फिर कट गया, अगर उसका ओपनिंग अगर परफेक्ट नहीं हुआ तो वो जो सीमेंट जो है जो रहता है स्ट्रॉ में वो स्पिल होके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में नहीं जाके, जो मादा के गर्भाशय में नहीं जाके वो गिरेगा आपके गन के अंदर में। तो उस हिसाब से आप तो सोचेंगे कि आप यही कर दिए हो, प्रेगनेंसी के लिए एक्सपेक्ट करोगे, लेकिन वो गाभिन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सीमेन जो था स्ट्रॉ के अंदर वो गर्भाशय में नहीं जाके वो गन के अंदर जो लुमेन रहता है जैसे इसके अंदर जाके वो गिर जाएगा, तो इसमें किसी का कुछ फायदा नहीं होगा। नाउ दिस इज द नेक्स्ट इज द थॉइंग यूनिट। ये बहुत क्रिटिकल है। थॉइंग मतलब क्या होती है? थॉइंग एक वो प्रोसेस है, मान लीजिए अभी आपको बताया है कि जो सीमेन स्ट्रॉ होते हैं वो -196 में जमा मतलब हम स्टोर करके भंडारण करके रखते हैं। अब जब हम उसको तुरंत निकालेंगे इतना, तो -190 से रूम टेम्परेचर में लाएंगे तो इतना जो टेम्परेचर वेरिएशन है तो उससे वो कोल्ड शॉक हम कहते हैं। सर्दी में जैसे आपको अगर सर्दियों में क्या होता है जैसे कि 15 डिग्री 14 डिग्री टेम्परेचर होता है, हम लोग कांपते हैं। तो सोचिए सीमेन का जो होता है वो तो एक जो स्पर्म सेल, तो वो भी तो एक सेल है, तो इतना ठंडक को कैसे वो जैसे सर्वाइव करेगा? टेम्परेचर इतना जो फ्लक्चुएट होता है तो उसको कैसे एडजस्ट करेगा? तो उसका एक साइंटिफिक तरीका है कि हम थॉइंग यूनिट मतलब जो बाहर जो 37 डिग्री में फॉर 30 सेकेंड हम करते हैं, तो पानी का जो तापमान होता है वो 37 डिग्री होना चाहिए, सेंटीग्रेड डिग्री होना चाहिए। तो उसमें दो तरीके से आप कर सकते हो। द बेस्ट वन इज द राइट नाउ मार्केट में ऐसे मिनी ट्यूब ये IMB का है, तो अभी आने लगी है। उसमें क्या होता है, इसमें आप पानी, ये जो अंदर है इसमें पानी डालो, स्विच ऑन करो, ये स्विच है, या सेम चीज इसमें स्विच ऑन करो, वो आपको इस मीटर यहाँ लगा हुआ है, जैसे ये मीटर यहाँ स्विच ऑन होगा, ये लाल जल का मतलब वो ऑन है। तो यहाँ आपको जो डिजिटल दिख रहा है तो वो आपको टेम्परेचर कितना डिग्री वो बता देगा कि 37 डिग्री हो गया है। जैसे ही हो जाएगा आप उसको मशीन बंद कर दीजिएगा, तो आपका पानी रेडी हो गया थॉइंग के लिए। सीमेन स्ट्रॉ Ln2 कंटेनर से निकालिए और तुरंत ही आप उसमें डालिए, तो उसमें आपका थॉइंग होगा। लेकिन जैसे मतलब फील्ड कंडीशन में कभी कभी क्या होता है, ऐसे थॉइंग यूनिट नहीं होती है, या मान लीजिए आपके पास एक थॉइंग यूनिट है वो खराब हो गया है, रिपेयरिंग में टाइम लगेगा और उसी टाइम आपको AI करना है, तो उस क्षेत्र में आप क्या कर सकते हैं? तो उस टाइम आप क्या कर सकते हैं, मैनुअली भी थॉ कर सकते हो। मैनुअल थॉ कैसे करोगे? एक बाउल में पानी लेना, जैसे हम थॉइंग बाउल भी कहेंगे, थॉइंग वेसल भी कहेंगे, उसमें थोड़ा गुनगुना पानी मतलब गर्म पानी लेना और उसमें ठंडा पानी मिलाते रहना जब तक 37 डिग्री नहीं हो जाता है। तो टेम्परेचर वैसे तापमान आप ऐसे एडजस्ट कीजिए, सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया तो सीधा फिर स्ट्रॉ लाके उसमें क्विकली डिप कीजिए और 30 सेकंड बाद उसको आप निकालिए। और निकालने के बाद स्ट्रॉ तो टिश्यू पेपर का वहां अगेन काम आता है। मान लीजिए आप पानी में आप डाले थे, ठीक है, अब आप स्ट्रॉ को निकाले तो स्ट्रॉ में तो पानी लगा होगा। अगर आप पानी को साफ नहीं करते हो और स्ट्रॉ को अगर आप ड्राई नहीं करते हो तो जो पानी होता है, जो वाटर है, वो स्पर्मिसाइडल मतलब अगर सही से वो आप साफ नहीं करेंगे। तो साफ करने का तरीका ये है
कि एक एंड से पकड़ के आप टिश्यू से स्वाइप कीजिए, फिर सेकेंड एंड से स्वाइप कीजिए। तो उस हिसाब से आप स्ट्रॉ को आप पूरा पानी साफ करके रखिएगा, सूखा रखिएगा। ये जैसा है एक स्ट्रॉ का व्यू है। तो ये आप देख रहे हैं ऐसे कॉटन एंड है, तो मैं जैसे बोला था एक स्ट्रॉ का दो एंड होता है। क्या होता है? एक हो गया ये फैक्ट्री एंड, ठीक है, ये होता है लैब एंड, सेम चीज। तो फैक्ट्री एंड में क्या होता है, ऐसे कॉटन प्लग, ऐसे दो जगह ऐसे कॉटन प्लग रहता है और बीच में थोड़ा गैप रहता है, और ये साइड में ऐसे 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 खुरदुरा खुरदुरा ऐसे ही वो सीलिंग होता है, इसको हम कहते हैं लैब एंड। तो इसमें सारा एक स्ट्रॉ में क्या रहता है, कौन सी कंपनी कर रहा है, कौन सा ब्रीड का कर रहा है, बोल का नाम और कौन सी डेट को हुआ है, और उसका बारकोड। आजकल हर सीमेंट स्ट्रॉ में बारकोड भी आ गया, आप सीधा बारकोड को स्कैन कीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ कौन सी जगह पे हुआ है, कौन सा बोल का है, पूरा सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। तो ये सारा इंफॉर्मेशन जानना बहुत एसेंशियल। क्यों? आप मान लीजिए एआई कर लिए, एआई करने के बाद क्या होता है, तो आपको रजिस्टर मेंटेन करना होता है। तो जो रजिस्टर है तो आप लिखिएगा कि हाँ कि आज इस तारीख को इस जानवर को, कि ये जो मान लीजिए इसमें क्या लिखा है, जर्सी क्रॉस ब्रीड, ठीक है, ये जर्सी क्रॉस ब्रीड से आप इस गाय को कृत्रिम गर्भ मतलब सीमेन आज डाले हैं। तो ये रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत एसेंशियल है। नाउ सीमेन स्टोरेज टैंक, आप जैसे देख सकते हैं ये बहुत, सीमेन स्टोरेज टैंक में क्या काम है, इसमें क्या रहता है, लिक्विड नाइट्रोजन रहता है, ठीक है, लिक्विड नाइट्रोजन जो भी बोला था जिसका टेम्परेचर -196 रहता है। तो ये कंटेनर जो है स्पेशली डिजाइंड है, ये स्पेशल डिजाइन है इसके लिए। फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं, ये जो है -196 डिग्री पूरा सस्टेन करने के लिए इसके पास क्षमता है। इसमें हम सीमेंट स्टोर मतलब सीमेंट स्ट्रॉ भी स्टोर करते हैं। ये बहुत सारे मतलब वॉल्यूम में आता है, कोई जैसे कि 5 लीटर है, उससे 3 लीटर है, 7 लीटर है, 20 लीटर है, 35 लीटर है, 50 लीटर है। मान लीजिए ये मतलब 550 लीटर से लेकर भी ज्यादा रहता है। जो ये जो छोटे छोटे हैं, क्योंकि ये नॉर्मली है, हम इसमें सीमेंट करके हम एआई के लिए लेके जाते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए लेके जाते हैं। लेकिन जहां पे सीमेंट रेगुलरली कलेक्शन होता है, स्टोर होता है, तो वहां मान लीजिए 500 लीटर का कैपेसिटी में चाहिए, क्योंकि वहां ज्यादा मात्रा में सीमेंट स्ट्रॉ हम रखते हैं। तो इसीलिए वो बहुत एसेंशियल है। ये जो कंटेनर्स, लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर्स, हमेशा ध्यान रहे हैं ये बहुत एसेंशियल होता है, बहुत फ्रेजाइल होता है। ये जो नेक रीजन है ये बहुत फ्रेजाइल होता है, ये एंड बहुत डेलिकेट होता है, तो इसको ध्यान से रखा जाए, अदरवाइज ये भी टूटने का बहुत चांसेस रहता है। ये जैसे कि व्यू है, इसमें क्या रहता है, ये जो है कैनिस्टर हम इसको कहते हैं, अगर लिक्विड नाइट्रोजन का हम बोलेंगे, ये कैनिस्टर रहता है। इसी से अगर लिक्विड नाइट्रोजन भरते हैं तो ये भाप, अगर जैसे जैसे ओपन करो, जैसे इसमें देखिए थोड़ा थोड़ा यहाँ फ्यूम से जैसे लगेगा, ये लिक्विड नाइट्रोजन वेपोराइज हो रहा है, ये लिक्विड नाइट्रोजन का वेपोर है। -196 है, जैसे आप उसका लीड, जो लीड है, ये लीड को जैसे आप खोलोगे, लिक्विड नाइट्रोजन कंटेंट क्या होगा, वो सरफेस में कांटेक्ट में आएगा, एयर कांटेक्ट में आएगा। जैसे एयर कांटेक्ट में होगा तो ये भाप बनता है, जैसे पूरा ये गैस जैसे बन के दिख रहा है। तो ये जैसे आप देख सकते हैं ये गैस है। तो इसीलिए जब भी इसको निकालना है एआई स्ट्रॉ के लिए, तो ये जो एंड है, इसको मान लीजिए इसको पहले इस तरफ तक घुमाना है। घुमाने के बाद वो जो कैनिस्टर है वो ऐसे घूम जाएगा, उसके बाद इसको निकालना है। और कैनिस्टर को हमेशा नेक के रीजन तक रखना है, ऐसा नहीं कि पूरा उठा के बाहर ले आए। उसमें से क्या होगा, अगर बाहर लाए, कैनिस्टर में एक परफोरेशन होता है, एक छेद रहता है, उसी के सारा लिक्विड नाइट्रोजन जमीन पे बिखर जाएगा। और जो स्ट्रॉ है वो सीधा हम कहते हैं एयर थ्रोइंग, मतलब एयर कांटेक्ट में आएगा। एयर का कांटेक्ट, मान लीजिए गर्मियों का दिन है, 40 डिग्री हो रहा होगा अगर बाहर का गर्मी, तो उसमें सारे जितनी वीडियो स्ट्रॉ है सारा वो बर्बाद हो जाएगा, सारा वो जो सीमेंट होंगे अंदर स्पर्म सेल्स होते हैं वो सारा खत्म हो जाएंगे। तो हमेशा इसलिए ध्यान रखना, तो यहां तक मतलब नेक तक लाना है। नाउ दिस इज द डीप स्टिक या मेजरिंग स्टिक। डीप स्टिक या मेजरिंग स्टिक क्या है, जैसे अभी आपको बोले, जैसे ये हम डाल रहे हैं, ये है डीप स्टिक या मेजरिंग स्टिक। अब मान लीजिए ये पूरा जैसे कंटेनर इतना ये है, इसमें सारा भरा है LN2।
आप जैसे ही खोलोगे ऐसे ही भाप बन रहा है जिसका टेम्परेचर बहुत नेगेटिव में है। आप तो ऐसे आंख करके देख नहीं सकते हो, तो उसमें क्या होगा, आपको आपका फ्रॉस्ट बाइट हो जाएगा। तो इसीलिए हम जानेंगे कैसे, तो ये यार्डस्टिक के थ्रू में हम जान सकते हैं। ये देखिए, ये हो गया यार्डस्टिक। अगर हम इसको अंदर डालते हैं, पूरा डीप करने के बाद जैसे एयर में ऐसे करेंगे, तो अभी इस पिक्चर में देखिए यहां तक जैसे थोड़ा भाप बन के लगा हुआ है, यहाँ का कलर थोड़ा व्हाइटी से यहाँ अलग है। तो ये जो भाप बन गया है, इसका मतलब लिक्विड नाइट्रोजन है आपके कंटेनर में यहां तक भरा हुआ है। ठीक है, अगर यहां तक है तो आपका वहां, मान लीजिए कि भाप यहां तक बन के रहा है, ठीक है, इसका मतलब आपका लिक्विड नाइट्रोजन का जो क्वांटिटी है वो कम हो चुका है, तो आपको जल्दी भरना है एसेंशियल है ना। ये तो सारा इक्विपमेंट हो गया। तो जितना भी इक्विपमेंट होता है तो आपको रख रखाव तो करना बहुत एसेंशियल है। मान लीजिए एआई किए और गन को वहीं छोड़ दिए, तो उसमें डंग लगा होगा। अगर उसको आप उसी टाइम क्लीन नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो उसमें जंग लग सकता है। तो जितना आप सामान यूज कर रहे हो तो उसका सही तरीके से रख रखाव करना बहुत ही जरूरी है। अदरवाइज क्या होता है, तो जिसका आप मान लीजिए कि 2 साल चलना था, वो आपका 2 महीने में ही आपका वो खराब हो जाएगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है सारे सामान को आप सफाई करके और सुखा के, मतलब ड्राई करके रखना है। तो जब भी हो गया, जैसे कुछ डिस्कार्डेड आइटम से सिंगल यूज है, जैसे कि आपका फुल एंड स्लीव हो गया, कॉटन हो गया, टिश्यू पेपर हो गया, शीट हो गया, आप तुरंत फेंक दीजिए। लेकिन जो मेटेलिक आइटम है लाइक एआई गन, इट शुड बी स्टेरिलाइज प्रोसेस। तो स्टेरिलाइज कैसे करोगे, इधर फिजिकली कर सकते हो, ठीक है, और केमिकल भी कर सकते हैं। मोस्टली हम जैसे कि कुछ होता है जैसे ऑटोक्लेव कर सकते हैं, प्लास्टिक क्योर हो गया, प्लास्टिक टिप्स हो गया, एप्रोन हो गया, आप उसको ऑटोक्लेव कर सकते हो। या फिर गैसियस भी स्टेरिलाइजेशन, गैस एथिलीन ऑक्साइड से आप उसको भी कर सकते हो। नाउ अपकीप ऑफ द एआई किट, मान लीजिए जो दिखाया था आपको एआई किट जिसमें सारा सामान रहता है, उसको सारा सामान को कैसे रखा जाए, उसको सारा क्लीन करके रखना है और ऑर्गेनाइज वे में रखना है। ऐसे नहीं कि खत्म हो गया जैसे तैसे डाल दो, नो, आप उसको सही जिसके जगह पे जहां मार्क हुआ है तो उसको वहीं रखना है। थॉइंग यूनिट का एक स्पेसिफिक लोकेशन है तो उसको वहीं रखना है। एआई गन को एक स्पेसिफिक एक ट्रे जैसे बना जैसे रहता है, नाली जैसे बना रहता है, तो आपको वहीं पे रखना है क्योंकि ग्रुप बना हुआ रहता है। मान लीजिए उधर उधर रख दोगे तो कोई मतलब थॉइंग यूनिट की एआई गन है उसके ऊपर थॉइंग यूनिट रख दिया हो तो हो सकता है वो बैंड भी हो सकता है। तो उसको हमेशा आप ध्यान में रखना है। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ द शीथ, टॉवल एंड गन आफ्टर यूज। अगर गन को तो आप कहां डिस्कार्ड नहीं करोगे तो उसको आप सही से सफाई करके रखना है। लेकिन एप्रोन, टिश्यू पेपर, इसको सब प्रॉपर्ली डिस्कार्डेड जहां होना है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको अलग रखना है, जो नॉन डिग्रेडेबल उसको अलग करना है। और हमेशा ये ध्यान रहना है हफ्ते में कम से कम एक बार सारा सामान जो यूज हो रहा है या नहीं यूज हो रहा है सबको एक बार निकाल के साफ करके फिर दोबारा रखना बहुत जरूरी है। जैसे सीमेंट स्ट्रॉ में बुल नंबर, उसके बाद कौन सी ब्रीड का है, कहां से हुआ है, सारा वो रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी है। तो जैसे एआई होता है, एआई रिकॉर्ड एक होता है कि आज इसका 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 एआई हुआ है इस बुल सीमेंट से। सो वेरी एसेंशियल, बहुत जरूरी है मेंटेन करना। जैसे कि बुल नंबर, ब्रीड, ये सब स्ट्रिक्टली मेंटेन करना आवश्यक है। और इसमें होता है फायदामंद भी होता है इसमें, अगर आप रिकॉर्ड सही से रखोगे तो आपके इकोनॉमिकल व्यू पॉइंट में अच्छा रहेगा और आपका फार्म भी अच्छा से चलेगा ना। अभी क्या सीखे इसमें, क्या कंक्लूजन है कि जितना भी आपका इक्विपमेंट यूज होता है, जितना भी इक्विपमेंट आप यूज कर रहे हो वो आपका क्लीन और हाइजीनिक होना चाहिए। मान लीजिए आप ग्लोव्स यूज कर रहे हो, दैट इज फॉर योर पर्सनल हाइजीन के लिए, ठीक है। और जितना भी एआई किट है उसको थोड़ा भी साफ कर रखना है, उसको साफ सफाई करना है और प्रॉपर जगह पे, मतलब सही जगह पे सही इक्विपमेंट को रखना है। जैसे कि इलेक्ट्रिकल थॉइंग यूनिट जैसे हम दिखाए थे, उसमें क्या है, थॉइंग यूनिट में पानी होता है, हम थॉ करने के बाद हम भूल गए पानी निकालना, तो वो क्या होता है, वो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है तो वो खराब हो ही जाएगा। तो उस केस में क्या होता है, थॉइंग हो गया, तुरंत आप उस इलेक्ट्रिकल थॉइंग यूनिट से पानी आप निकाल दीजिए। और रिकॉर्ड शुड बी मेंटेन। फार्म में जितना आप एआई कर रहे हो वहां का रिकॉर्ड होना बहुत जरूरी है। अगर फर्दर पढ़ना है तो आप ये 3 किताब आप
फॉलो कर सकते हो। धन्यवाद।